बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज ट्यूसडे का दिन है, मंडे ब्लूज़ आपके ख़त्म हुए होंगे। आप कोशिश कर रहे होंगे कि जागे मेरी तरह और काम पे जाए और काम करें। ये बड़ा ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है जी। चाहे वो मर्द हजरात हैं या ख़वातीन हजरात हैं, जो घर का काम करती हैं वो भी एक बहुत बड़ा मार्का है, जो बाहर का करती हैं तो डबल मार्का है। लेकिन मर्द हजरात भी उतने ही जो कह लें एप्रिसिएशन के मुस्तहिक है, क्योंकि काम करना मुश्किल काम है लेकिन ज़रूरी है। ये मैंने ऐसे लेम सी बात की है, लेकिन कोई बात नहीं जी। आपको पता है रोज़ की बुनियाद के ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई नया ट्विस्ट एंड टर्न आता है, और इस ट्विस्ट और टर्न को हम सुबह सुबह डिस्कस करते हैं कि जी क्या मामला चल रहे हैं। अभी पीटीआई रहनुमाओं की जी आर्मी चीफ से मुलाकात की जो कह लेना गूंज वो कम नहीं हुई थी कि बारी पीटीआई की जानिब से एक और कदम जो कह लें एक और इकदाम ने सियासत में खलबली मचा दी है। बानी पीटीआई ने जी बतौर साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियाँ दे रही है, फ़ौज और हम मुल्क हमारा है, हम इंतशार नहीं चाहते, ज़रूरी है कि अवाम फ़ौज के साथ खड़ी हो। रहनुमा पीटीआई फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि बानी पीटीआई ने जो आर्मी चीफ को 6 नकात पर मुश्तमिल ख़त भेजा है, उस ख़त में पहला नुक्ता फ्रॉड जो इलेक्शन है और मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतल्लिक है, और दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम की हवाले से है और कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासिर होने के हवाले से है। जबकि इमरान खान साहब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में फैसले का भी हवाला दिया है। ख़त में चौथा नुक्ता पीटीआई के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे हों, छापे हों, गोलियां चलाने वाले हवाले से है, जबकि 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतल्लिक है। बानी पीटीआई ने जी इस खत के अंदर सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन के लिए जो पीका कानून लाया गया है उसका भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि तनकीद का गला घोंटा गया है, सहाफ़ियों को धमकियां देने से सारा नज़ला फौज पर गिर रहा है, मुल्की मईशत जो है घुटनों पर है। हुकूमत ने रुपए की कदर रोककर मईशत को मुतासर किया है, और ख़त में सरमाकारी सबसे कम होने, इंटरनेट बंद होने, जुडिशल कमीशन बनाने, पॉलिसीज तब्दील करने, इस हवाले से भी दरख्वास्त की गई है। ये तो थी इमरान खान साहब की जो आर्मी चीफ को ख़त है उसकी कहानी। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर, सिंध और बलूचिस्तान के जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र से एक नई कंट्रोवर्सी कह लें, तनाज़ा कह लें, खड़ा हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जी हड़ताल के बाद वकीलों की जो अक्सरियत है इस्लामाबाद की किसी अदालत में पेश नहीं हुई। वकला हो, पीटीआई हुकूमत के अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अब जजेस के तबादलों के हवाले से जी उसके बाद सीनियरिटी जो लिस्ट है वो भी तब्दील हो गई है। सरफराज डोगर साहब जो कि 15वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज बन गए हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने भी जजेस के तबादले को खुश आइन करार दिया है और कहा है कि जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत अच्छा इकदाम है, मजीद सूबों से भी जजेस आने चाहिए। अदलिया का मामला हो या इस ख़त का मामला, उस पर हम तज्जिया लेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो ख़त गया है बड़ा लंबा चौड़ा ख़त है जिसमें बहुत सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने दरिया को कूजे में समेट के वो ख़त आर्मी चीफ को भिजवा दिया है इमरान खान साहब ने। ये ख़त भेजना चाहिए था, जल्दी भेजना चाहिए था, या लेट भेजा गया है? क्या तज्जिया है आपका? जी बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब चूँकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हुए हैं और उन्होंने इस हैसियत में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ काम भी किया हुआ है, तो बहरहाल उनका एक माजी मौजूद है। गुज़िश्ता 2-3 साल में जो चीज़ें तब्दील हुई हैं वो भी हमारे सामने है। तो इमरान खान साहब की जानिब से इस ख़त के अंदर जो पॉइंट्स दर्ज किए गए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जिसके अंदर एक तो वो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो उन्होंने एक दिलचस्प तज़किरा किया है, उसके अलावा इलेक्शंस का मामला है, फिर उन्होंने कमीशंस की बात की है, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। तो एक कॉम्बिनेशन बनाया है उन्होंने कि जिसके अंदर वो अपनी शिकायत भी कर रहे हैं और साथ साथ वो तारीफें भी कर रहे हैं। और इस सारी चीज़ को देखते हुए ये लगता है कि वो इस वक्त ये सोचने पे मजबूर हैं
कि रियासत में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उनके साथ कोई राब्ता या कनेक्टिविटी उस लेवल की मौजूद नहीं है जिससे उन्हें फ़ायदा हो। तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए जब हम इस ख़त को देखते हैं, तो ये एक ऐसी कोशिश लगती है कि जिसमें उन्होंने एंगेज करने की कोशिश की और पब्लिकली एंगेज करने की कोशिश की है। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का और मनी लॉन्डरर्स का जो एक पॉइंट है, ये मुझे इसलिए भी इंटरेस्टिंग लगता है कि वो जो उनका एक पुराना बयानिया था कि आपने इन लोगों को क्यों मौका दिया है, तो क्या इस कहने का मतलब ये भी है कि आप हमें मौका दे के देखें, जो कि मनी लॉन्डरर्स नहीं है? ये एक इसका एक लाइटर पहलू भी नहीं निकल नहीं, सकता आई है। अग्री। अच्छा माजिद, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने भी बात की कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ वो खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो कह रहे हैं ना शिकवे शिकायत भी कर रहे हैं, फिर उनके अपने कंसर्न और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इस बयानिए को लेकर जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, माजिद आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब खुद हों, तहरीक इंसाफ हो, हमें भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर ये चाहते क्या हैं? मतलब एक तरफ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फिर कहते हैं बात नहीं होगी, फिर वो महमूद रहमान कमीशन का हवाला दे देते हैं, फिर वो कभी कोई बात कर देते हैं। इनका जो बयानिया है, ये क्या खुद कंफ्यूज्ड है या हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऑपोजिशन में कंफ्यूजन ही सबसे सूटेबल होती है, क्योंकि आपने वो वक्त गुजारना होता है, आपने अपने मकासद हासिल करने के लिए इंतजार करना होता है। अब उस इंतजार के अंदर आपने कारकुनों को होप भी देनी है, उनसे काम भी लेना है, एक्टिविटी भी करनी है। तो अब ये जो फरवरी में इनकी स्ट्रेटेजी में तब्दीली आई है, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि चूंकि फरवरी में इलेक्शंस को 1 साल होने को है, और उस 1 साल के अंदर जो उन्होंने एक बयानिया बनाया कि वो धांधलीज़दा इलेक्शन था जिसमें हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे वोट कम किए गए, हमारे लोग हराया गया। अब जब इस सारे मामले को 1 साल होने को आ रहा है और 8 फरवरी है, तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ऑप्टिक्स में ये चीज अच्छी नहीं है कि वो 8 फरवरी वाले दिन हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठी हो। बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने कारकुनों को इस महीने में मुज़ाहमती बयानिया देने की कोशिश की और वो उसको उस तरफ ले आए हैं। पंजाब में आलिया हमजा को जिम्मेदारी दी गई, केपी में जुनैद अकबर को जिम्मेदारी दी गई, जो कि हार्ड लाइनर्स हैं, और कारकुनों को इंगेज करने की कोशिश की गई है कि फरवरी में, चूंकि इसको आप पहली सालगिरह कह लें या पहली बरसी कह लें, जो भी है, उस हवाले से उन्होंने अपनी प्लानिंग की है। इसलिए उन्हें ये सूट नहीं करता कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर कम से कम 8 फरवरी के जो आगे पीछे वाले दिन है उनमें बैठे। दूसरा मसला ये है कि 26 नवंबर के धरने के बाद कारकुनों के अंदर एक नाउमीदी और एक परेशानी भी मौजूद थी कि क्या अब जलसे जुलूस का एहतजाज का ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब इस मामले को भी 2-3 महीने गुजर चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ ने एक और कोशिश की है कि वो अपने कारकुनों को एक्टिव करें और उनको बताएं कि नहीं, अभी हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला सकते हैं। इन 2 वजूहात की बिना पे मुझे लगता है कि जो फरवरी का महीना है उसमें तहरीक इंसाफ एजिटेशन को, मुज़ाहमत को, जारहाना बयानात को आगे लेके चलेगी और हो सकता है कि उसके बाद फिर वो अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करें। लेकिन फरवरी का महीना चूंकि इलेक्शंस को 1 साल होने को है और इनका ये बयानिया है कि ये धांधलीज़दा इलेक्शन था, तो फरवरी में इनको बिल्कुल सूट नहीं करता कि एक मुफाहमत की बात करें या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन माजिद, दूसरी तरफ एक खत भी तो लिख दिया उन्होंने। अगर वो अग्रेसिव बयानिया बना रहे हैं तो खत में शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तो सेटल डाउन होगा। ये तो फ्लेक्सिबल ही हुए ना मुज़ाकरात ही, कहीं इनडायरेक्टली इस खत का मैसेज आप समझते हैं कि हो सकता है? असल में तहरीक इंसाफ डे 1 से ये समझती है कि पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं, पार्लियामान में मौजूद सियासी कुव्वतों से बात करने का क्या कोई फायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री ये रही है कि उन्होंने जब भी डील किया है उन्होंने पॉलिटिशियंस के साथ डील नहीं किया, उन्होंने रियासत के दूसरे इदारों से जो है वो रब्त ज़ब्त रखा है, जिसके उन्हें फायदे भी हुए और बाद में नुकसान भी हुए। इसलिए अभी तक शायद उन्हें ये समझ नहीं आ सकी कि अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो सियासी रहनुमाओं को सियासी इदारों के जरिए आपको इंगेज करना होगा और उसके साथ आगे चलना होगा। अभी भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, खसूसन इमरान खान, ये समझते हैं कि चूंकि ताकत का महवर और मंबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसलिए उनसे बात करके हलचल कोई पैदा की जाए या कोई उसका हल निकाला जाए। मामला फिर वहीं पे आकर रुकता है कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने अभी तक 9 मई के हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया। कभी वो कहते हैं कि जी हमारी गिरफ्तारी पे कारकुन गुस्से में थे, रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो कारकुन और क्या करते,
फिर वो ये कहते हैं कि जी ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारे खिलाफ साजिश हो गई। अब ताज़ा बयानिया उनका ये है कि जी इसके ऊपर तो एक कमीशन बनना चाहिए जो सारे मामला देखे। तो वो इस चीज़ पे अभी नहीं आना चाह रहे। 9 मई पे तहरीक-ए-इंसाफ मेरा ख्याल है जब तक एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करती, उस वक़्त तक एस्टेब्लिशमेंट से इनकी जो बातचीत है वो उस पे एक डेडलॉक रहेगा। और ये बड़ा मुश्किल है कि 9 मई को सेटल किए बगैर तहरीक-ए-इंसाफ कोई रियायतें हासिल कर सके या वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर सके। तो ये वो एक ऐसा नुक्ता है कि जिस पे तहरीक-ए-इंसाफ नहीं आती, लेकिन वो कोशिश भी करती है कि मामलात सेटलमेंट की तरफ जाएँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जब तक कोई फैसला नहीं होगा, या तो मुकम्मल सज़ाएँ होंगी जिस तरह नवाज़ शरीफ की जमात को सुप्रीम कोर्ट हमला केस में हुई और पार्टी एक साइड पे चलती रही। तो इस तरह का कोई मेरा ख्याल है बंदोबस्त जब तक नहीं होता उस वक़्त तक एस्टेब्लिशमेंट से जो गुफ्तगू का मामला है उसमें तो मुझे लगता है डेडलॉक ही रहेगा। डेडलॉक रहेगा जब तक 9 मई के वाक़यात के हवाले से तहरीक इंसाफ कोई क्लियर स्टैंस नहीं बताती है। अच्छा माजिद, अब ये जो ख़त लिखा गया है जिसपे 6 नकात जिनका हमने सीधा जिक्र किया है, जिसमें मस्जिद भी है, पी का कानून के हवाले से भी बात की है, हालांकि अपने दौर के अंदर तहरीक इंसाफ खुद भी इस कानून के हवाले से बड़ी अपना स्टांस अपनाए हुए थी, फिर बाद में उन्होंने एहतजाज भी किया और अब मुस्लिम लीग नून जब लाई है तब तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। ये सारे फैक्टर्स जो इस ख़त के अंदर लिखे गए हैं, आपको लगता है कि 9 मई के अलावा बातचीत वाली चीज़ें हैं जिन पे कोई रिस्पॉन्स आ सकता है जो ये ख़त गया है? देखिए, अभी तक का जो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है वो यही है कि थ्रू पॉलिटिकल फोर्सेस बात होनी चाहिए। इसीलिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की जानिब से अभी भी मुज़ाकराती कमेटियों के हवाले से किसी खात्मे का या किसी क्लोजर का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि दोनों जमातों की जानिब से ये कह दिया गया है जी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन स्पीकर का जो एक ऑफिस है उन्होंने इस चीज़ को भी बरकरार रखा हुआ है कि अगर कोई उम्मीद है तो वो थ्रू पार्लियामान ही हो सकती है, और अगर कोई फेस सेविंग का रास्ता भी है तो वो भी सियासी कुव्वतों के ज़रिए ही हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई हल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बैकडोर चैनल्स की जानिब से, किसी पसे पर्दा मुज़ाकरात की जानिब से निकलता भी है तो उसका ऐलान सियासी हुकूमत की जानिब से ही किया जाना चाहिए, और अभी तक की हालात में वो सियासी हुकूमत की जानिब से ही किया जाएगा, क्योंकि जो इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी है, या आप उसे थे कह सकते हैं, तो उनके अंदर तमाम जमातें मौजूद हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि उनको एक हाई पावर कमेटी बनाने का मकसद ये था कि जो भी अनाउंसमेंट्स हों या जो भी चीज जिस पे अग्री किया जाए वो थ्रू पॉलिटिकल फोर्सेस हो। अभी तक के सिनेरियो में मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आ रही कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली बैठकर चीजें तय कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बैकडोर मुज़ाकरात होते हैं, हो चुके हैं, कई दफा राब्ता भी हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सियासी फोर्सेस को अनाउंस किए बगैर, उनको साथ लिए बगैर ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये जो जजेस वाला मामला है, इस पे भी एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ है। वकला हो, पीटीआई हो, एहतजाज कर रही है और तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। ये मामला भी बड़ा ट्रिकी है माजिद, और अब जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी है और जो वकला तंजीमें हों, बरादरी हो, जिस हवाले से एहतजाज की कॉल्स दे रही है, और ना जो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से भी जो चीज़ें चेंज हुई हैं उस पर भी बहुत सारे कंसर्न्स लोगों की अपनी जगह मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये एक आखिरी मोर्चा था जिसे अब फाइनली फतह कर लिया गया है। पिछले 2-3 साल में कई मुश्किलात हुकूमत को, रियासत को देखने में मिली थी। सुप्रीम कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, मीडिया का महाज हो, पॉलिटिकल फोर्सेस हो, अपोजिशन को काबू में करना हो, तो अब ये जो एक आखिरी मसला रह गया था जिससे हुकूमत परेशान थी और रियासत ये समझ रही थी कि हमारी जो टाइमलाइन है या जो सिस्टम हमने तजवीज़ किया है उसमें यहाँ से रुकावट आ सकती है, तो वो अब इन्होंने बिल्कुल आईनी और कानूनी तौर पे टेक्निकल ग्राउंड्स और कुछ निकात का, शिकों का सहारा लेते हुए ये किया है। इसमें मुझे शेर अख्तर नियाज़ी याद आ रहे हैं, बुजुर्ग पॉलिटिशियन थे, तो वो फरमाया करते थे कि आइन की जब 2 शिकों को मिला के आप कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा पुरअसर होता है। तो अब यहाँ पे भी ऐसे हुआ है कि एक जानिब तो उन्होंने जजेस के तबादले बिल्कुल आइन के अंदर मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल किया है। उसके बाद
अब उसकी वजह से जो सीनियरिटी लिस्ट है वो चेंज हो गई है। अब अगर हुकूमत चीफ जस्टिस अनाउंस करती भी है या जुडिशल कमीशन इसका ऐलान करता है, तो उसमें हुकूमत बिल्कुल ये कहेगी कि देखें जो सीनियर तीन जजेस हैं उनके अंदर से हमने चीफ जस्टिस अपॉइंट किया है। तो इस तरह से उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये प्ले किया है, लेकिन बहरहाल इसकी असरात होंगे और जजेस में और वकला बरादरी में इस चीज को इतना पसंद नहीं किया जा रहा। तो इस पे मुज़ाहमत का भी खतरा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक आखिरी मसला था इसको भी हुकूमत हल करने के करीब है। तो फिलहाल उन्हें सिस्टम के अंदर कोई ऐसी बड़ी मुश्किल नजर नहीं आती कि जिसकी वजह से अब हुकूमत परेशान हो या उसके इदारे जो हैं वो ये समझें कि जो टाइमलाइन उनकी है या जो प्लानिंग उनकी है उसमें कोई रुकावट आएगी। अच्छा माजिद, आपने कहा कि अभी सारे महाज पे हुकूमत परेशान ना हो, लेकिन एक और महाज भी है, मईशत, और अवाम उस पर खासी नाराज़ है। यहाँ पर मैं हम सब जानते हैं दो कि हुकूमती लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है, क्योंकि उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन चैलेंजेस बहरहाल अपनी जगह मौजूद हैं। आपको लगता है कि इस महाज पे हुकूमत कुछ सोच रही है या सिर्फ अपने ग्राउंड को क्लियर करने के लिए सोच रही है? जी, इस वक्त तो मुआशी तौर पे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या उनका असर अवाम तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये है वो क्वेश्चन मार्क जिसका फिलहाल हुकूमत के पास जवाब नहीं है। और यहाँ से हुकूमत की नाअहली भी जाहिर होती है कि अगर आपका ये दावा है कि आपकी मईशत स्टेबल हो चुकी है, तो क्या उसके असरात अवाम तक पहुंचे हैं या नहीं। जब आप ये दावा करते हैं कि जी महंगाई की शरह कम होती जा रही है, उसके साथ साथ फिर जब आप रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जी शहरी इलाकों के अंदर बदस्तूर जो ग्रॉसरी है या जो बेसिक आइटम्स हैं उनके अंदर महंगाई में और उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसको फिर आपको प्रूव करना होगा। या तो अगर आप ये चीजें बेहतर कर रहे हैं तो फिर आवाम तक भी उसका असर पहुंचना चाहिए। अभी हमारे सामने सर्दियों के वक्त तो गुजर चुके हैं, अब गर्मियों का आगाज हुआ जाता है, तो उसके बाद जो बिजली के बिलों का हाल होगा या सर्दियों में गैस के हवाले से जो बिल्स आए हैं और जो गैस की लोड शेडिंग हुई है, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि जो अवाम के मसले हैं। उनको इन बाकी सारी चीज़ों से, आइनी मसाइल से, कानूनी चीज़ों से इतना सरोकार नहीं है कि जिससे उनकी बुनियादी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रही है। तो इन चीज़ों के हल के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है। वो ऐलान तो करते हैं कि बिजली सस्ती होगी, IPP से बात कर रहे हैं, मुआहदों में कमी भी आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या बिजली के बिल पे उसका असर पड़ा है, नहीं पड़ा, या गर्मियों में आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, सर्दियों में गैस की क्या सिचुएशन थी। तो ये वो नुक्ते हैं कि जिनके ऊपर भी फिलहाल हुकूमत नाकाम नजर आती है, और यही वो पॉइंट्स हैं कि जिन पे काम करने से अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर इस गम गुस्से में इजाफा ही होगा। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे जी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। कभी कभी मुझे लगता है मैं ऑफ एयर जितनी लाउड बात कर रही होती हूँ, किसी दिन ऑन एयर मेरी आवाज़ें ना जा रही हो और मैं परेशान हो जाऊँ इस बात पे, क्योंकि मैं अक्सर मैं लड़ी होती हूँ किसी ना किसी बात पे, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि मैं ऑन एयर आने वाली हूँ। लेकिन कोई बात नहीं जनाब, हमारे साथ आज बड़े टैलेंटेड एक प्लेयर मौजूद हैं, टेनिस खेलते हैं, अब्दुल रहमान इनका नाम है, और ये हर मैदान के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, और जो कह लेना अभी भी अपनी जो स्किल्स हैं उसको मजीद पॉलिश भी करें। अब्दुल रहमान के हवाले से जी आपको बताएं तो 4 सदा में होने वाली जो नेशनल चैंपियनशिप है उसमें कामयाबी हासिल की है, और एक बार ही LGS चैंपियनशिप में फतह भी हासिल की है। इसके अलावा वो खेलता पंजाब लीग के रनर अप भी हैं। बहावलपुर डिवीज़न की जानिब से इन्होंने अपनी टीम की नुमाइंदगी की थी, और इनकी जो कारकर्दगी है उसमें डेफिनेटली दिन ब दिन अच्छा जो उसमें अच्छा देखने को मिल रहा है। सिर्फ चैंपियनशिप की हद तक महदूद नहीं है जी, इन्होंने फौजी दस्तों की मुख्तलिफ मुकाबलों में 22 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हैं। सादिकाबाद से इनका ताल्लुक़ है जी, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम इनके इस टेनिस के जो जर्नी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, बैडमिंटन खेलते हैं ये? ओह लवली। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ये जो बैडमिंटन खेलते हैं कब से खेल रहे हैं? मैं 2013 से खेल रहा था, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था। ठीक है। सो गली में, स्ट्रीट्स वगैरह में खेल खेल के थोड़ी सी बन गई थी आदत कि यार इसी गेम को आगे लेके आना है।
सो बस फिर तब से लेकर अब तक खेल रहा हूँ। अच्छा, मुझे अब्दुर्रहमान ये बताएं कि ज़ाहिर है बैडमिंटन हमारा उस तरह का स्पोर्ट हम नहीं देते, जैसे आपने खुद भी कहा बचपन में हम अपने कजन्स फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, तो जब आपने खेलना शुरू किया आपको रियलाइज़ हुआ कि ये आपका जो के लिए पैशन बनेगा और आप इसको एज अ प्रॉपर स्पोर्ट जो है वो ऑप्ट करेंगे? जब स्टार्टिंग में खेलते तो फिर तो ऐसे फ्रेंडली खेल लेना टाइम पास करने के लिए, लेकिन 2021 के बाद फिर थोड़ा सा फील हुआ कि यार इस गेम को ना ऊपर तक लेके आना पड़ेगा, पैशन बन गया है। सो बस इसको कंटिन्यू रखे तब से अब तक। लवली। अच्छा, तो कितने साल हो गए हैं आपको ये खेलते हुए? मुझे एटलीस्ट हो गए हैं 11-12 11-12 ईयर्स हो गए हैं। तो आपने किन किन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया? मैंने तो आपको चंद कॉम्पिटिशन्स बताए हैं, आप जरा हमारे देखने वालों को ये सारे जो कॉम्पिटिशन्स हैं ना, ये मैंने मिलिट्री कॉलेजेस कैडेट कॉलेज के थ्रू खेले हैं। ओके। और रिसेंटली अभी जब खेलता पंजाब मैंने खेला है 2024 के अंदर, मरियम नवाज ने स्टार्टअप करवाया था इस चीज़ का अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स के रिलेटेड। सो मैं स्पेशली लाहौर से वहाँ खेलने के लिए गया था अपने डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारी साइड से कभी किसी ने स्पोर्ट्स के अंदर इतना नाम नहीं बनाया। ओके। और मैं सबसे फर्स्ट वन हूँ जिसने अभी वहाँ पे बैडमिंटन के अंदर अपना नाम बनाया है। ओके। तो ये हमारी साइड पे पहले गेम्स नहीं चलती थी, लेकिन अब चल रही हैं क्योंकि नाम थोड़ा सा हो गया वहाँ पे, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है इस गेम में बहुत। कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कहाँ करते हैं ये? मैं टोपाज क्लब में करता था, मेरे जो कोच हैं नदीम जावेद साहब हैं। और जब मैं 4 ईयर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। सो ये सीन था कि 8 घंटे भी, कभी 6 घंटे भी, 7 घंटे भी राउंड वर्ड इतने हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर एक रूटीन के अंदर अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आएँ। सो ये हार्ड। अच्छा, कैडेट कॉलेज या इन कॉलेज में वैसे भी बड़ी लाइफ डिसिप्लिन होती है आपकी, और उसके बाद फिर आप एक स्पोर्ट्समैन बन जाएं तो मुझे लगता है ये फिर आपकी डिसिप्लिन ही बन जाती है आपकी ज़िंदगी। एक्चुअली मैंने कैडेट कॉलेज जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि मैंने बोर्ड स्कूल में रह नहीं सकता। अच्छा, बोर्डिंग स्कूल में नहीं रह सकता। ओके। क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहता कि इंजॉयमेंट वाला माहौल हो, तो ये सीन था बस। बट ये कि फादर वालों ने क्या किया, भेजना पड़ेगा। हाँ। फिर मैं गया हूँ वहाँ जाके थोड़ा सा देखा, फिर वहाँ के जो कोचेस थे, सर नवाब, स्टाफ वगैरह, स्टाफ अजहर, इन्होंने देखा कि यार ये लड़का है ही स्पोर्ट्स में, तो हम इसे स्पोर्ट्स के अंदर ही लेकर आएँ। इवन मैं हॉकी भी खेली है, स्क्वाश भी खेली है, वॉलीबॉल भी, रनिंग भी, मैराथन भी, सारी गेम्स वहाँ की हैं। इवन मैं बैक बेंचर था, लेकिन मेरा ग्रेड जो होता था EF ही आता था एंड पे। अच्छा। लेकिन मैं एक बनना चाहता था स्पोर्ट्समैन, और अच्छा नाम मैंने वहाँ बनाया और अपना पॉइंट है। तो मुझे ये बताएं कि अब ये जो डिसिप्लिन आपने खुद कहा कि आपने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेले भी, जिसमें आपने वॉलीबॉल उनका जिक्र किया, फिर आपने एंड पे बैडमिंटन ही क्यों चुना? ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं पता आपको ये बात? मुझे भी नहीं पता। जब मैं पास आउट हुआ था तो उसके बाद मैं जब घर आया तो मैंने कहा कि यार ये गेम थोड़ी सी ना कॉस्टली नहीं है, ठीक है, तो इसमें टाइम भी सही है, गेम भी रात टाइम खेलते हैं तो इजी सीन है। तो फिर वो जब खेलता खेलता वो टाइम इतना स्पेंड हो गया उसके अंदर, फिर पता नहीं चला। अब आगे पता चलता है यार कॉस्टली गेम है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, आप जब चैंपियनशिप्स या दीगर जगहों पे पार्टिसिपेट करते हैं, आप अपने ओन पे करते हैं या कोई आपको? अभी मेरे पास स्पॉन्सर्स हैं स्पॉन्सर्स मेरे पास हैं, लाइक गौतम हो गया, PNU है, लाहौरी रेस्टोरेंट है, यंग शेफ है, एज वेल एज कैडेट कॉलेजेस हैं। काफ़ी स्पॉन्सर्स हैं। सबसे ज़्यादा जो मेरा मेन है वो मेरे फ्रेंड सर्कल जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लवली। सबसे ज़्यादा ही मेरा फ्रेंड सर्कल सपोर्ट करने वाला है, नो डैट टाइम भी। लवली लवली, आई एम सो ग्लैड कि आपको जो लोग स्पॉन्सर करें, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे लोगों को बड़ा मसला होता है, स्पोर्ट्समैन या जो भी प्लेयर्स होते हैं, कि उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते और फिर जब एक स्पोर्ट वो ऑप्ट करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होता है और फिर उसमें आगे। अच्छा, तो मुझे बताए ट्रेनिंग, एक तो आपने खेल लिया, प्रैक्टिस कर ली, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करते हैं? फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए मॉर्निंग में तो फर्स्ट ये है कि आपने उठना है, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, उसके बाद रनिंग पे चले गए हैं, व्हेन आई कम, तो उसके बाद ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद आना है, क्लासेस ली हैं, शाम को फिर गेम करनी है, फिर उसके बाद घंटा या 1.5 घंटा फिर जिम थोड़ी बहुत कर लेनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि वेट लिफ्टिंग नहीं करनी इसमें ज़्यादा, क्योंकि बॉडी मेरी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है ख़ास। ओके। सो ये है, फिर रात को फिर घंटे 2 घंटे, मतलब कि मेरे दिन में अभी भी ना एटलीस्ट 8 to 10 हॉर्स गेम के ही होते हैं। ओके। अच्छा, मुझे अब मैं ये बताएं कि ज़ाहिर है जब आप खेल रहे होते हैं तो आपने, जैसे आपने खुद कहा कि आपने बैडमिंटन के लिए प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन सेट किया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई भी है, चीज़ें भी हैं, उनको भी साथ साथ करना है, और फिर आप अपने इलाके में, अपनी डिवीज़न में जाके भी अभी खेले हैं। वहाँ पर यंगस्टर्स आपको देख के इंस्पायर होते हैं? आपके जो इलाके के लोग हैं, आपके कज़न्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो देखते हैं कि जी अब्दुर्रहमान ने बड़ा नाम बनाया बैडमिंटन में, तो हमने भी कुछ करना है? पहले नहीं था लेकिन अब बन गया है। अच्छा। पहले कहते थे ऐसे खेलता रहता है, लेकिन अब जब नाम बना है तो अब सब कहते हैं कि
यार हमारे बच्चों को भी सिखाओ यार किसी तो आप तरह। सिखाते हैं उनको? मैं सिखाता हूँ, लेकिन मैं उस तरीके में नहीं सिखाता जो मुझे बातें याद हैं अभी तक, क्योंकि वो जो स्ट्रगल का टाइम होता है ना, फिर वो एक स्पोर्ट्समैन को पता होता है। उसके अलावा आपका इवन कोई भाई हो या आपके पेरेंट्स हो, वो नहीं समझ सकते बिल्कुल उसके ऐसा अलावा। ही है। एंड सेकंड थिंग इज़ डेट के डिवीजन में तो नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, अब है, पहले नहीं था अब है, लेकिन आगे और आएगा इंशाल्लाह। आगे कौन सी कॉम्पिटिशन्स है जिसकी आप तैयारी करें? और ये आपने जो 22 मेडल्स में जिक्र करी थी, किन किन मुकाबलों में जीते हैं ये आपने? बैडमिंटन में सिंगल्स कैटेगरी है, डबल्स है। डबल्स किस तरह अभी इंटर यूनिवर्सिटी में मेरे साथ खेलेंगे उसामा, एंड अगर आउटसाइड कोई मैचेस हैं तो मेरे साथ खेलते हैं शिराज एक हैं, वो मेरे साथ के ही हैं, लेकिन हम आपस में डबलिंग के साथ खेलते हैं। लेकिन अब मैं डबल में आ गया, सिंगल कैटेगरी मैंने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ इसमें इंजरीज़ बहुत हो रही हैं मुझे अब, तो ये इशू है। और मेडल्स ये हैं कि जिस तरह लाहौर के कई इवेंट्स हो गए, PGC के हो गए या इस्लामाबाद में या वट एवर कहीं भी पाकिस्तान में हो, तो आप वो खेलते हैं। इंटरनेशनली कोई सोचा है कि प्लान किया है? इंटरनेशनल मैंने सोचा है, अप्रैल के अंदर सोचा था, लेकिन वो कॉस्ट उसकी बजट ज़्यादा है। तो आपके स्पॉन्सर्स को मैंने कहा तो है, लेकिन देखते हैं क्या। अल्लाह करे आपको स्पॉन्सर्स मिले और आप इंटरनेशनल मुकाबलों में पार्टिसिपेट करें। बैडमिंटन एक बड़ा अच्छा स्पोर्ट है और अगर आप उसमें एक्सेल कर रहे हैं तो आपको स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए। हम अपने प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जी अब्दुर्रहमान बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, इनको आप स्पॉन्सर करें। जो भी अच्छी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी इनको ओनरशिप इनकी ले सके, वाई नॉट। अच्छा खेलते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं तो इंटरनेशनली भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे जी। अब्दुर्रहमान बैडमिंटन प्लेयर्स हमने आपकी मुलाकात करवाई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। हर साल 4 फरवरी को जी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और ताकि दुनिया भर के अंदर जो कैंसर अवेयरनेस है उसके हवाले से बात की जाए, अवेयरनेस दी जाए, इसकी रोकथाम की अहमियत को उजागर किया जाए और इस बीमारी के जो शिकार अफराद हैं उनके साथ इजहार यकजहती की जाए। कैंसर के हवाले से जी आपको पता है कि ऐसी बीमारी है जो लाखों लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करती है और पाकिस्तान में भी इसकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में जी जो कैंसर के पेशेंट्स हैं इनकी जो रेशो है वो क्यों बढ़ रही है सॉरी, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर और बच्चों में जो कैंसर के केसेस हैं उसमें भी एक जो उसकी रेशो है इस पर इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड कैंसर डे है जी आज, इस हवाले से हम बात भी करेंगे कि किस तरह बेहतर आगाही दी जाए, बर वक्त तशख़ीस हो इस जो बीमारी है, उसके साथ साथ जो इलाज की सहूलतें हैं उनके हवाले से हमारे साथ डॉक्टर उमर आफ्ताब मौजूद हैं, CEO हैं पिंक रिबन के, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 4 फरवरी को हमने आई रिमेंबर के लास्ट टाइम भी बात की थी इस हवाले से। बड़ा इम्पॉर्टेंट डे भी है, ज़ाहिर है हम कैंसर जैसी एक डिज़ीज़ को डिस्कस करते हैं अवेयरनेस के हवाले से और आज के दिन के हवाले से। मैं चाहूँगी आप हमारे देखने वालों के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ओवरऑल कैंसर भी यानी तकरीबन 15 लाख के करीब आप समझें कि ओवरऑल कैंसर का इंसिडेंस है पाकिस्तान में, यानी 15 लाख लोग लास्ट ईयर पाकिस्तान में कैंसर का शिकार हुए और इस रेशो में हर साल को 12 से 15% का इजाफा हो रहा है और इसमें अनफॉर्चुनेटली हर तरह के कैंसर हैं। और जो एक अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि कैंसर का जो एक बहुत बड़ा रिस्क है वो ये है कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो या जेनेटिक जो है वो उसमें हो, आपके जीन्स में हो कैंसर, तो तब होना। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी जो बहुत सारे जो कैंसर हो रहे हैं उनमें फैमिली हिस्ट्री 5 to 7% है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में फैमिली हिस्ट्री नहीं है। और उसकी वजह अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो हमारा इस वक्त लाइफस्टाइल है वो एक बहुत बड़ी वजह है। जिस तरह की हम खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब हम ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें हमारी ईटिंग हैबिट्स इम्पॉर्टेंट है और ईटिंग हैबिट्स में ये कि हम क्या खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि इस वक्त हमारे यहाँ जो है वो प्रोसेस्ड मीट जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और फिर उसके साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो जो है वो बहुत मतलब आप अगर आप यूथ में देखें तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर है। सो खुराक में फिर ये कि अभी देखें मुस्तकिल जो इंटरनेशनल रिसर्च आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि जैसे जो
सोडा ड्रिंक्स हम पीते हैं, उसमें अब WHO की 15 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ये बताया कि उसमें चंद ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसरस हैं। हम जो फूड में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, अभी रिसेंटली एक FDA की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो हमारी जो टॉफ़ियाँ और जेली और बहुत सारी खुराक में जो रेड कलर इस्तेमाल होता है, उसको उन्होंने ये बताया है कि वो कैंसर के साथ लिंक है और उन्होंने उसको बैन कर दिया है। तो हम जो बहुत सारे फूड में ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, कलर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं और ये सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जैसे FDA ने बहुत सारी ऐसी जो लिस्ट है फूड से रिलेटेड जो उन्होंने बहुत सालों से रिसर्च के बाद जो है वो बैन कर दी, बट हमारे यहाँ हम अभी भी देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों की लेबल के ऊपर वो चीज़ें जो हैं वो मेंशन्ड हैं। तो ये ऐसे केमिकल और चीज़ें जो हम खुराक के थ्रू खा रहे हैं जिससे कि हमारी हेल्थ को असर हो रहा है। फिर ये हम देखते हैं कि जो दूध जो है वो दूध लेने के लिए जो जानवर को टीका लगाया जाता है, हालांकि वो बैन भी हो गया, उसके बावजूद वो किस हद तक नुकसानदेह है। जो हम अगर चिकन देखें तो चिकन की ग्रोथ जो है वो पहले 60 डेज़ पे थी, फिर वो 45 डेज़ पे आई, वो अब 25 डेज़ पे है। अब ये देखें ना कि हम जिस आर्टिफिशियल तरीके से एक जानवर को बड़ा कर रहे हैं और उसका हम गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किस तरह हमारी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तो ये जितने स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स और ये सारे केमिकल्स जो हमारे जिस्म में जा रहे हैं, उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो कैंसर की रेशो जो है ओवरऑल बढ़ रही है। और अगर फिर हम उसमें देखें तो मतलब अगर पाकिस्तान में एक दिन में 100 कैंसर के पेशेंट हैं तो उसमें से 50 जो है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है, यानी कि इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, फिर ये है कि जनरली अगर देखा जाए तो एज एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहा है हमेशा से कि जो एज ज़्यादा होती जाती है तो कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है। बट अब हम ये भी देख रहे हैं कि कैंसर जो है वो यंग एज में कैंसर हो रहा है। अब ये कि एक यंग एज में 18-19 साल की एज में कैंसर होना, कोई फैमिली हिस्ट्री ना होना, तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको हमें बड़ा सीरियसली देखना है। और आई थिंक कि क्योंकि पॉलिसी लेवल पे भी बहुत सारी इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मतलब जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे की जा सके, क्योंकि देखें ये फिर वही बात है कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वेस्ट में भी जो है वो शायद वो बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट को उस तरह कवर नहीं कर सकती। तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से देखें और तो गवर्नमेंट के लिए शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आप पिंक रिबन के हवाले से, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स को भी इस हवाले से उजागर जी करें। पिंक रिबन अब तकरीबन को 22 साल से हम मतलब काम कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर, और वजह यही कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। हर 9 में से खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क पे हैं। और फिर इससे ज़्यादा एक अलार्मिंग चीज़ ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस पाकिस्तान में है वो दुनिया से कोई 20 ईयर्स यंगर एज ग्रुप में, यानी कि अगर दुनिया में 55 साल की एवरेज एज है तो पाकिस्तान में एवरेज एज जो है वो 35 साल की है। एंड हैविंग सेड दिस, अब हम बहुत रेगुलरली देखते हैं कि 18, 19, 20 साल की एज में भी ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली डायग्नोज हो रहा है। सो पिंक रिबन अवेयरनेस पे काम करती रही, उसके अलावा ये कि एक्सेस टू ट्रीटमेंट, क्योंकि वही बात है कि अगर अवेयरनेस हो और फिर अगर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ना हो तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सेस टू ट्रीटमेंट के ऊपर काम पिंक रिबन ने किया। बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में हम पार्टनर हैं। पिंक रिबन ने अपना एक डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाया लाहौर में, जो कि इस वक्त स्क्रीनिंग कंप्लीट प्रोवाइड कर रहा है बायोप्सी तक, और इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वहाँ पे सर्जिकल वार्ड भी रेडी होगा और हम जो ऑपरेशंस और कीमोथेरेपी जो है वो सर्विस भी दे रहे होंगे। इसी तरह अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कोई 900+ बेड का कैंसर हॉस्पिटल जो है वो शुरू किया। सो उसमें भी
चीफ़ मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी काइंड कि उन्होंने उसमें ब्रेस्ट कैंसर को एक बिल्कुल अलहदा से जो है स्पेशलिटी जो है उसका पूरा विंग जो है वो अलहदा से किया और होपफुली इंशाल्लाह। लेकिन देखें ये जब तक हम एज अ सोसाइटी अवेयर नहीं होंगे अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि आप ये देखें जनरली हम अपनी हेल्थ के लिए जो है वो केयरलेस हैं, हम एहतियात नहीं करते और ख़ुराक में भी बिल्कुल हम अगर हम लाहौर में देखें तो मतलब लाहौर बड़ा मशहूर है कि जी लाहौरिये जो हैं वो शायद खाने पीने में कुछ ज़्यादा थोड़े जो है वो शौकीन हैं। तो ये लाइफस्टाइल हमें अपना चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा और फिर मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि मतलब जितने भी कोई स्ट्रेस में होगा, एंजाइटी में होगा, उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। अब फिर एक चीज़ और ये देखें कि हम जितना नेचर से दूर जा रहे हैं, हमारे जो स्लीप साइकिल है अब मेडिकल साइंस भी ये बताती है कि अगर हम 10 बजे से जो 2 बजे के दरमियान का टाइम है अगर उसमें हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में नेचर ने ऐसा निज़ाम रखा है कि वो खुद ब खुद उसको रिपेयर मेंटेनेंस करती है। और अगर हम सोई 2 बजे के बाद रहे हैं, चाहे हम उसके बाद 12 घंटे सोते रहें, तो शायद वो हमारे लिए उसका उतना फ़ायदा नहीं है। तो हमें अपनी पूरी मतलब यही देखें कि अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एज ग्रुप में देखें और आज देखें तो उसमें कितना हेल्थ जो है वो डिटीरियरेट होगी और उसकी वजह यही है कि जब तक हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है अपनी हेल्थ के लिए जो कॉन्शियस नहीं होंगे तो आई थिंक इस वक्त कैंसर जो है वो एक ग्रोइंग थ्रेट है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। इन द एंड डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को आप कोई भी मैसेज आज के डे के हवाले से अवेयरनेस पॉइंट ऑफ से दो कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि लाइफस्टाइल को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर हम और मज़ीद क्या कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, ताकि जो केसेस दिन ब दिन या हर साल हम जब डिस्कस भी कर रहे होते हैं जिनमें इजाफा हो रहा है। लेकिन जैसे वो हमेशा सब कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। 40% कैंसर का जो रिस्क है वो कम किया जा सकता है सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज के साथ। यानी कि इस हद तक हमारा लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑलमोस्ट आधा रिस्क जो है वो कैंसर का कम कर सकते हैं। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और इसको सीरियस लेना है, क्योंकि इर्द गिर्द हमारे अगर हम देखें तो बहुत तेज़ी से ये जो कैंसर का वर्ड है ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर उमर आफ्ताब CEO पिंक रिबन हमारे साथ मौजूद है जी। आज 4 फरवरी है, अवेयरनेस का दिन है कैंसर रिलेटेड और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे बात हमने की भी है, लेकिन अपने तौर पर अपने लाइफस्टाइल को लेकर हम सबको कहीं ना कहीं एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हर साल हम कैंसर रिलेटेड इश्यूज़ पे बात करते हैं तो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, दैट्स वेरी अलार्मिंग। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना चाहिए, जिसके हवाले से डॉक्टर उमर ने भी हमें बताया। हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं, गदागरी जिसे हम भीख मांगना भी कहते हैं, एक बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से पहले तो हमारे पास कुछ ऐसी लोगों की राय भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आपको पता है ऐसे ग्रो काम कर रहे हैं जो इसे बढ़ावा भी देते हैं। ये सिर्फ ना माशरती तौर पर आप बात करें और अखलाकी लिहाज से भी बड़ी एक नुकसानदेह चीज़ मौजूद है। मुल्क की मईशत के हवाले से बात की जाए, अवाम की जहनीत के हवाले से बात की जाए, एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो क्रिएट करती ही है। इसके पेश नज़र जी हुकूमत पंजाब ने एक अहम फैसला किया है कि गदागरी एक्ट के तहत अब कोई भी शख्स भीख नहीं मांग सकता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। इस फैसले के तहत अगर कोई शख्स भीख मांगते हुए पकड़ा गया या पाया गया तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज करवाई जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। ये इकदाम जी जो भीख मांगना है, इसके जो एक नेटवर्क एक्सपैंड होता है उसको कंट्रोल करने के हवाले से कितना अच्छा है और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं सोसाइटी पर उस पर कंट्रोल करने के लिए कितना अहम है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन
यहाँ पर एक्ट कवानीन सब कुछ बनते हैं, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंटेशन होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी इंतज़ामिया के लिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे, ये एक्ट है क्या इन डिटेल, हमारे साथ उस पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल होगी इस पर भी बात करेंगे। उसके लिए बैरिस्टर वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बैरिस्टर साहब से बात करने से पहले मैं ज़रा आम आवाम की और कुछ चंद लोगों की राय आपको वो सुनवाती हूँ। ऐसे नहीं देते, एक दो बदुआ ही दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसका एक्शन लेना चाहिए और इनको पकड़कर इनको किसी कामकाज में लगाना चाहिए। माफिया है ये, पूरे इनके पीछे गैंग होते हैं जो इनको लेके आते हैं, इनको पकड़ना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चों का इस्तेसाल करते हैं। ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम है इनकी वजह से, ये नहीं कि नहीं ये प्रॉब्लम, लेकिन बेसिकली ये काम ऑपरेशन का है। हम भी 15 पे कॉल करते हैं, जनरल पब्लिक भी 15 पे कॉल करती है, वो इनको टैकल करते हैं। ऑब्वियसली लोगों की राय यही है कि इन पे जो इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहिए अगर ये कानून बना है तो। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इस एक्ट के हवाले से बताएं कि ये हुकूमत पंजाब ने जो फैसला किया है किस तनाजुर में किया है और इसके क्या क्या हम इसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। देखिए, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये कोई नया कानून नहीं है, आज से 60 साल पहले 1958 के अंदर ये कानून बनाया गया। उसके अंदर जो सज़ाएँ थी फंडामेंटली वो सज़ाएँ जो थी वो 1 साल से लेकर 3 साल तक थी, और जो ये ऑफेंस था ये बेलेबल ऑफेंस था। हमारे कानून के अंदर बेलेबल ऑफेंस या काबिल ज़मानत जुर्म उस जुर्म को कहा जाता है या रखा जाता है जो लेस सीरियस इन नेचर कंसिडर किया जाता है। लिहाजा ये 1958 से ये कानून मौजूद था। जिस तरह आपने बात की कि क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन को या इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 6-7 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन की गई, कानून साजी की गई। एंड पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री के जहाँ पे सबसे ज़्यादा कानून साजी की जाती है और सबसे कम इस पर अमल दरामद करवाया जाता है। आप चाहे एंटी रेप ऑर्डिनेंस ले दें, पतंगबाजी का कानून ले दें, जो हमारे रिसेंट टाइम के अंदर जितनी भी लेजिस्लेशन की गई, तो दिस इज़ आल्सो दैट काइंड ऑफ लेजिस्लेशन जो रिसेंट टाइम के अंदर की गई। अब इस लेजिस्लेशन के बाद हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत वक्त से भी कि हमारी जो स्टेट है, जो बैरून मुल्क जो भीख लोग मांगते हैं और पाकिस्तान की इंटीरियर एक्सटीरियरली नेशनली इंटरनेशनली इमेज को और पोर्ट्रेट को जो है वो डिस्पर्ज करते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, उन लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। अरबिला, ये मेरी बात नहीं, आपकी बात नहीं, आपके चैनल की बात नहीं, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये इंकशाफ किया गया था ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी गदागर, ये भीख मांगने वाले, ये बेकारी, ये माफिया डिटेन किए गए, अरेस्ट किए गए, उनमें से 90% लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। एंड दिस इज द वर्स्ट पिक्चर एंड द पोर्ट्रेट ऑफ पाकिस्तान। आई कैन टोटली इमेजिन। और ये जो लोग हैं, ये जो किसी आम जगह पे भीख नहीं मांगते, ये रोज़ा रसूल के सामने भीख मांगते नजर आते हैं। मैं यही बात आपसे करने वाली थी कि ये वो आवाम है, ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तानी नेशनैलिटी वाले लोग हैं कि आप हरम के अंदर बैठे हैं, आप रोज़ा रसूल में बैठे हैं, आप मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं, ये लोग आएंगे तरीके से आपसे भीख मांगेंगे। एंड आई वंडर वाई, मतलब, और हम कितनी एम्बैरसिंग सूरत हाल है कि कितने पाकिस्तानी नेशनल्स को डिपोर्ट किया जाता है इस बेस पे कि वहाँ जाके भीख मांगते हैं। और अब इस कानून के बाद वो लोग जो बैरून मुल्क जाके भीख मांगते हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और मज़ीद जो इसके अंदर तरामीम या अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई, अगर हम उसको सामने रखें तो मेरे ख्याल में उन लोगों का जो पाकिस्तान का नेशनैलिटी है या पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है शायद वो भी ब्लैक लिस्ट कर दी जाए और उसके बाद वो लोग बैरून मुल्क ना जा सके। और वो लोग जो पार्टिसिपेटर हैं, फैसिलिटेटर हैं, गैंग के सरगना हैं, और ये जो इन लोगों को भेजते हैं, देखिए ये कोई एक कॉमन या ऑर्डिनरी एक्सरसाइज नहीं है कि आप बैरून मुल्क जाती हैं 3-4-5 लाख, अगर एक भिखारी है वो कैसे अफोर्ड कर सकता है ये सारी चीज़ें। लिहाजा उन लोगों की कमर तोड़ने की ज़रूरत है या उन लोगों का सदेबाब इंसदाद करने की ज़रूरत है जो इनके पीछे हैं, जो माफिया है, जो सरगना है, जो इनकी शिफ्टिंग के टाइम के मुताबिक फलां सड़क के ऊपर उतारना है, इसका फलां चौक में, फलां चौराहे में, फलां रोड के ऊपर, फलां जगह के ऊपर, फलां शादी के ऊपर, फलां फतीदगी के ऊपर। तो लिहाजा ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है और हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि 3 साल से इनकी सज़ा बढ़ाकर 10 साल कर दी। और जो बैरून मुल्क भीख मांगते थे ये तो कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता था, लिहाजा इसकी भी सज़ा को बढ़ा दिया, इसकी भी कानून साजी कर दी गई, लेजिस्लेशन कर दी गई, इसके अंदर भी जो सज़ाएँ हैं वो साथ रखी गई। पुलिस को कोऑग्निजेंस दे दी गई कि जहाँ पर भी आप देखें कोई शख्स भीख मांगता है, किसी की विंड स्क्रीन को, किसी की विंडो को नॉक करता है, हरासा करता है, इवन किसी से ये डिमांड करता है कि मेरी मजबूरी है, हमदर्दी के नाते या किसी
कंपैशन के नाते मुझे दे दिया जाए, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाए और उनको प्रॉपर गवर्नमेंट जो है वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी जिनको हैंड ओवर करेगी। लिहाजा ये जो अर्मिला हम लोग देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको प्रॉपर टीच प्रीच और ट्रेन किया जाता है और इनकी जो लैंग्वेज है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो बच्चे जाते हैं उनकी लैंग्वेजेस से ज़्यादा इनकी लैंग्वेजेस बेहतर है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है क्योंकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारा। और आप बड़ी हैरान होंगी, ये जो भीख मांगने से प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं, जरावाला के अंदर 2023 के अंदर एक शख्स को FBI ने नोटिस भेजा कि आपके अकाउंट के अंदर 3 करोड़ रुपए है, आपने अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताया, तो उसने कहा कि मैं पेशेवर बेकारी हूँ। इसी तरह शौकत नामी शख्स को 2023 के अंदर मुल्तान के अंदर नोटिस भेजा गया कि आपने 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी करवाई, 17 लाख रुपए आपके अकाउंट के अंदर मौजूद, आपका क्या प्रोफेशन है, आपने कभी इनकम टैक्स नहीं दिया? तो उसने कहा सर मैं भीख मांगता हूँ, मुझे तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। इसके अलावा आप गुज़िश्ता साल डान की रिपोर्ट को देखें इंग्लिश न्यूज़पेपर की, उसने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 38 मिलियन लोग जो हैं, मोर और लेस 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इस पेशे से वाबस्ता है। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपके नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा लाइटर नोट कि हमारे गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर जो 6 माह पहले पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने भी और स्पेशली जो वीलॉगर्स उनको बड़ी ज़्यादा पजीराई दी, 5 फ़कीर भाई थे, उन्होंने अपनी दादी का चेहलम किया और उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने 1.25 करोड़ रुपया इसके ऊपर एक्सपेंस किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जब इस तरह के मून शाइन्स होंगे, इस तरह की कंकाक्टेड फटिशियस मन घड़ बेबुनियाद बातें दिखाकर या धोखाधड़ी से लोगों से पैसे बटोरे जाएंगे, फ्रॉड किया जाएगा, चीटिंग किया जाएगा, तो एक मेहनत कश कहाँ पे जाएगा? इस सफेद वो शख्स कहाँ पे जाएगा? साहब मेरा सवाल ये है, जो कि मुझे लगता है $1 मिलियन क्वेश्चन ही होना चाहिए आज की कॉन्वर्सेशन में। कानून बन गए, लेजिस्लेशन हो गई, अब सजाओं का तयन हो गया, ये होगा कैसे? और अगर होगा तो क्या हम इसको चले 100% नहीं, चले हम इसको 70% एरर का मार्जिन दे देते हैं, 70% भी क्या हम इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मैं ये समझता हूँ कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर स्टेट की विल हो, अगर स्टेट ने बहुत से ऐसे लोगों को जो एंटी स्टेट बातें करते थे, क्या स्टेट ने उनके गिर घेरा तंग नहीं किया? जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बैरियर्स को क्रॉस करते थे, क्या स्टेट ने उनको गिरफ्तार नहीं किया? लिहाजा एक बड़ा मुश्किल और कठिन काम स्टेट ने किया। ये तो एक दिस इज जस्ट लाइक द पीस ऑफ केक फॉर द स्टेट कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू इसको इंश्योर करना चाहें कि वो तमाम लोग जो चौंको चौराहा में खड़े होकर भीख मांगते हैं किसी गिरोह से, किसी सरगना से, किसी भी माफिया से वो बसता है, एसोसिएटेड एफिलिएटेड, और ये सारी चीज़ें पुलिस के नोटिस में है। पुलिस के पास एक एसएचओ के पास 26 रजिस्टर्स हैं, 26 रजिस्टर के अंदर अपनी लोकेलिटी में, अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन में, उसके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। लिहाजा अगर इनकी विल है, इनकी इंटेंट है कि ये तमाम कवानीन जो है इन्फोर्स किए जाएं, अदरवाइज कागज़ के फूलों से कभी खुशबू नहीं आती। जब तक आप प्रैग्मेटिकली चीज़ों को इन्फोर्स नहीं करेंगे, इसका लुबे लुबाब हासिल गज़ल या इसका कोई रिजल्ट आप अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, बेस्ट साहब मैं आपसे और भी सवाल करूंगी। मीनवाइल मेरे किचन के अंदर खुशबू भी आ गई है, मुझे लग रहा है खाना भी बन गया है। हमारे साथ इस वक्त अजमल शाह साहब मौजूद हैं, बड़े जाने माने शेफ हैं, बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजमल शाह साहब मैंने अभी कन्वर्सेशन की है आपका, तो मुझे लग रहा है खाना वाना सब रेडी हो गया। क्या बना रहे हैं आज आप? नहीं मैम, बस सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए। चिकन इंचिलाडा मैक्सिकन डिश है, ठीक वो है, बना रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? उसमें सबसे पहले तो मैक्सिकन के मैं मतलब बता दूं कि मैक्सिकन थोड़ा सा पाकिस्तानी कुजीन से मिलता जुलता, थोड़े स्पाइसेस लेते हैं ये लोग। ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मली पंजाबी लोग थोड़ा स्पाइसी फूड खाते हैं, ये भी थोड़ा स्पाइसी, इसमें रेड चिली क्रश और थोड़े मैक्सिकन हर्ब्स, कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटोज और स्पेशली किडनी बीन्स ये लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और विद टोटियाज टाइटियाज में रैप करके आपको ये सर्व किया जाएगा। जबरदस्त। तो इसमें अब चीज़ें आपने क्या क्या कर ली हैं प्रिपेयर, ये भी बता दें। अभी काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं कि मैंने आपको क्या क्या किया है थोड़ा। मैम अभी इसको कुकिंग किया है, इसका चिकन को स्टिर फ्राइड किया है, साथ में इसमें कैप्सिकम, ऑनियन, टमाटोज, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस इसको मिक्सअप किए हैं। देन अभी इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड करने हैं एंड इसको विद प्यूरी एंड सॉस के साथ आपको सर्व करना है। जबरदस्त। अच्छा मुझे अजमल शाह साहब आप भी थोड़ा सा बताएं, आप कितने अरसे से इस पेशे से वाबस्ता हैं, आपका प्रोफेशन है ये, और कहाँ कहाँ आपने काम किया है, कैसा जर्नी जा रहा है आपका? मैम मुझे ऑलमोस्ट 25 ईयर प्लस हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। जैसे हमारे मोस्ट सीनियर गेस्ट आए हुए हैं तो सियालकोट से, तो स्पेशली तो मैंने 2003 में इन्हीं के इलाके में एक 4 स्टार होटल बना था, रॉफ टावर। अच्छा। रॉफ इंडस्ट्रीज की तरफ से, तो उस वक्त मैं वहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ था।
बेहतरीन बेहतरीन। और अब आप सिखाते भी हैं? जी, मैं कुकिंग सिखाता भी हूँ। डिफरेंट मैंने लोगों को इंस्टीट्यूट्स में भी काम किया, स्कूल ऑफ कुलरी आर्ट के साथ भी, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया। लवली लवली। चले ज़बरदस्त, आप अपना काम जारी रखें। बैरिस्टर साहब की तरफ आते हैं। बैरिस्टर साहब, आपने ये भी बात की कि स्टेट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इसमें, पुलिस का, दीगर इदारों का। और फिर अब इतने सारे, ये तो एक प्रॉपर गैंग है बैरिस्टर साहब। हम जिस भी सिग्नल पे जाएं, उन्होंने सिग्नल पे आपको वही चंद चेहरे नज़र आते हैं, उन्हीं का वो ठिकाना है, उन्होंने वहीं भीख मांगना है। तो फिर तो ये अगर सबकी नॉलेज में है कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, तो फिर इसमें हर्डल्स और चैलेंजेस क्या है? देखिए, सबसे बुनियादी बात ये है, अंग्रेजी का एक मुहावरा है, डिप द ईवल फ्रॉम द वुड। मैं ये समझता हूँ कि इसका जड़ से खात्मा करने के लिए सबसे पहले वो पाइपलाइन, वो मीडिएटर, वो कंसिलिएटर, वो मेडिएटर जो इनको ये सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, खाना देते हैं, टीचिंग प्रीचिंग ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको कैप्चर करने की ज़रूरत है। और दिस इज़ नॉट हार्ड नट टू क्रैक ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, जस्ट नॉट लाइक अ ब्रिक्स टू स्ट्रॉ के पुलिस जो उन लोगों को गिरफ्तार करे। बिल्कुल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है उनके नोटिस में। जो आपने कहा, मैं ये समझता हूँ कि अगर चंद एक लोगों को पकड़ के उनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, अदालतों में पेश किया जाए, उनको सजाएं दिलवाई जाएँ। जिस शख्स ने, जिस माफिया ने, जिस सरगना ने वहाँ पे जाकर 30-30 लाख के जुर्माने भरने हैं, जिसको ये इस चीज़ का इदराक, शऊरिया फहम हो गया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आ गई, अदालतों के अंदर समरी ट्रायल है, मुझे 10 साल की सज़ा दी जाएगी, मेरा ख्याल है इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डेट्रीमेंटल एलिमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द बेगर्स इन पाकिस्तान में। फिर इसके बाद जितने भी भीख मांगने वाले या गदागरी के प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, उनके जहानों को पर ये चीज़ ज़रूर रक्स करेगी। कल अगर हम भी किसी को हरास करेंगे, भीख मांगेंगे, रोड्स पे निकलेंगे, तो हमें भी सज़ाएं दी जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर स्टेट की इंटेंट हो, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हरकत में आए और ये ऑपरेशन शुरू कर दे। चूँकि जब भी कोई भी कानून बनता है तो फर्स्ट 2-3 मंथ्स जो है उसकी एफिकेसी के लिए, उसकी यास्टी को डिटरमिन करने के लिए या उसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस को देखने के लिए बड़े ज़रूरी है। अगर आप शुरू में ही इन चीज़ों को जो नहीं लेकर चलेंगे प्रॉपर तरीके से, आप इन लोगों को कैप्चर नहीं करेंगे, डिटेन नहीं करेंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, अदालतों में इनका ट्रायल कंडक्ट करवा के कन्विक्ट नहीं करवाएंगे, तो फिर जितने मर्जी आप कवानीन बना दें, पलंदों पे पलंदे बना दें, आप 1 दर्जन भी कवानीन बना दें, तो फिर भी इसका कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि कानून की एफिकेसी को डिटरमिन करने की एक ही यार्डस्टिक है कि इसकी इन्फोर्समेंट और इसकी इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी के अंदर कितनी है, जो आपने अपनी इब्तदाई के अंदर बात की। तो जब तक आप इन लोगों को पकड़ेंगे नहीं, सजाएँ नहीं दिलवाएंगे, और हमारे यहाँ इज़राए तफन्नुन, हमारे मुल्क में वैसे ये बात की जाती है कि यहाँ पे वैसे आप किसी को भी पकड़ लें, पतंगबाजी में पकड़ लें, किसी फ़कीर को पकड़ लें, बड़े ऑफेंस के अंदर पकड़ लें, तो उसको वैसे पुलिस से कुछ देकर, रिश्वत देकर वो छूट जाते हैं। लिहाजा ये तासुर जो है ना, इसको एक्सपेल करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस नोशन को, इस तासुर को, इस इम्प्रेशन को एक्सपेल नहीं करेंगे, हम इसको एक अवाम को ये तासुर नहीं देंगे, या इस भीख मांगने वाले माफिया को, सरगना को, ग्रोहों को ये तासुर नहीं देंगे कि पुलिस जो है वो हरकत में आ चुकी है, अदालतें हरकत में आ चुकी हैं, और आइदर बाय हुक और क्रुक, आइदर बाय तुथ एंड नेल इस कानून को, इस लेजिस्लेशन को इन्फोर्स करना है। क्योंकि ये लोग जो हैं किसी की फतीदगी का भी लिहाज नहीं करते, किसी के घर शादियाने बचते हैं उसका भी लिहाज नहीं करते। अगर किसी ने हॉस्पिटल के अंदर अपने घर वालों की मैयत उठाई है, ये लोग वहाँ पे भी जाकर लिहाज नहीं करते। लिहाजा स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि एक सिटीजन को एक प्योर राइट टू लाइफ, लिबर्टी ऑफ लाइफ दें, और उसको इस तरह की हार्डर्स से, ऑब्स्टेकल से, हिंड्रेंसेस से महफूज करें, पीसफुल, एमिकेबल, प्रोग्रेसिव माहौल दें। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो शायद पाकिस्तान के इंटीरियरली, एक्सटीरियरली, नेशनल और इंटरनेशनल जो इमेज है वो बेहतर होता हुआ नजर आए। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे। जी, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, हमें इनसे ये इख्तलाफ नहीं है कि ये भीख मांगते क्यों हैं। अब जो हकदार होता है वो भीख नहीं मांगता। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको सड़कों पे आपको नज़र नहीं आते, तो प्लीज़ आप इनको, ज़ाहिर है हुकूमत ने अपने तौर पे लेजिस्लेशन की है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं आप रिपोर्ट करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि प्रॉपर गैंग्स हैं, ग्रोह हैं, जो कि एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को, अपनी ख़वातीन को, और फिर ज़ाहिर है ये वो पूरा माफिया है जो एक प्रॉपर सेटअप और एक नेटवर्क के तहत ऑपरेट कर रहा होता है। तो आई एम ग्लैड कि अगर ये पंजाब हुकूमत ने स्टेप लिया है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस बात को मेक श्योर करना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब हम जाएंगे शेफ़ अजमल की तरफ जो खाना बना रहे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ जी, क्या चल रहा है? मैम बस खाना तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है,
कुछ देर में इंशाल्लाह आपको खाना टेस्ट करवाया जाएगा। अच्छा, मुझे अजमल शाह साहब ये बताएं, ज़ाहिर है मैक्सिकन आपने जैसे आगाज़ में भी बात की, इस कुजीन के अंदर जो स्पाइसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और आप लोग जब हम पाकिस्तान में, ज़ाहिर है हम बहुत सारी चीज़ों को जो कह लें मॉडिफाई कर देते हैं फ्लेवर्स को, चाइनीज़ के हवाले से भी हमने ये देखा है कि हमारा चाइनीज़ बड़ा मुख्तलिफ होता है, सो इसमें क्या चीज़ें आपने अपने मैम एक तो ना इसमें सबसे ज़्यादा मैंने जैसे पहले आपको बताया कि वो लोग किडनी बीन्स को अपनी डाइट में नॉर्मली टोटियाज एंड किडनी बीन्स ये उनकी मोस्ट फेवरेट चीज़ तकरीबन आपकी, और उनकी डिफरेंट किस्म की साल सॉसेज होती हैं। ऑलमोस्ट जो मैं जानता हूँ वो तकरीबन 70+ किस्म की सालसा सॉस जानता हूँ। अच्छा। मगर उनकी तो हर दूसरी चीज़ में सालसा इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसी तरह उनके किडनी बीन्स और कुछ उनके हर्ब्स है, जैसे फ्रेश अब हमारे कोरिएंडर वगैरह होता है, ऑर्गेनोज है, इस तरह उनके हर्ब्स हैं जो उनके फ्लेवर को इनहांस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। उन चीज़ों से ही बेसिकली मैक्सिकन फूड का अरोमा आता है। तो जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं ये लोग, और मतलब थोड़ा सा नहीं, काफ़ी स्पाइसी खाते हैं। मैक्सिकन खाना काफ़ी स्पाइसी होता है। तो अभी आप इस पे क्या करने लगे हैं इस पैन में? मैम इसमें अब मैं टोटियस की तरफ जा रहा हूँ कि मैं टोटियस को थोड़ा सा बेक कर लूँ और उनको रैप करने के लिए आसान हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ओके। और आपने जो सारी इसमें चीज़ें, इस पे आप कोई ऑयल या बटर का इस्तेमाल करेंगे या ऐसे ही रोस्ट करेंगे? नहीं, मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही रोस्ट करूँगा। इसके ऊपर मैंने चीज़ की लेयर लगानी है, सालसा की एंड सावर क्रीम की। ओह वाओ, ठीक है, आप ये करेंगे, साथ साथ प्रेजेंटेशन भी होती रहेगी और हम दिखाते भी रहेंगे। ओके परफेक्ट। नॉर्मली लोग इसी तरह की ब्रेड को इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, मैंने देखा है मैक्सिकन में तो नहीं खाया, लेकिन टर्किश खानों में पीटा ब्रेड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पीटा ब्रेड बेसिकली आप उसको कह सकते हैं, पीटा ब्रेड में थोड़ा सा ईस्ट का एलिमेंट ज़्यादा होता है। ओके ओके। और जो मैक्सिकन फूड है उसमें ईस्ट इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, जिससे आपका फैट लेवल ऊपर ना आए। ओके, मेक सेंस। वो नेचुरल फूड की तरफ वो लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये रोस्ट हो जाएगा तो ये अच्छा, इसका जो क्रंच है वो भी मेंटेन रहेगा। क्रंच मेंटेन रहेगा। एक्चुअली मैम इसको क्रंच, इसमें इतना क्रंच नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम जो जैसे मैंने आपका देखा, यहाँ पे आपके एक शेफ बना रहे थे मिस्टर अली, उन्होंने बड़ा अच्छी डिश बनाई थी आपके, तो उसका उन्होंने क्रंच दिया था, उसका क्रंच होना चाहिए था। मेरा ख्याल कैसेडिला उन्होंने बनाया था, वो बड़ी फेमस डिश है। हाँ, और बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया था। तो उसको जब बनाते हैं तो उसका क्रिस्प उसका बटर के साथ आता है। ये लोग बटर ऑयल मैक्सिमम कोशिश करते हैं अवॉइड करें, नेचुरल की तरफ रहे हम लोग टोटल। ठीक है, आप साथ साथ ये एक रैप हमें साथ करके दिखा दें सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट। जी प्लीज। ठीक है, आप ताकि दिखाएंगे और इसकी प्रेजेंटेशन, जी कैमरा प्लीज फोकस करें और दिखाएं जो ये प्रेजेंटेशन चल रही है इसकी। इस पे इन्होंने जो बैटर रेडी किया था वो कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आप क्या करने वाले हैं? और मैं आपको प्रेजेंटेशन के साथ एक पीस। ओह लवली लवली, ठीक है, जबरदस्त। इट्स ऑल रेडी। आपने अभी इस पे कोई और वो भी करनी है? जी मैम, इस पे मैंने कुछ चीज़ें इस पे करनी है, बेक करना है इसको। ठीक है ठीक है। तो ये सिर्फ आपको जस्ट दिखा रहा हूँ अभी, हाँ, ताकि हमें आइडिया हो जाए आपको। ठीक हो गया जी। मीनवाइल अजमल शाह साहब अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो कर रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए, और ये फाइनल प्रेजेंटेशन हम कैमरे में दिखाएंगे। फिर हमें नताशा के सेगमेंट की जाने भी जाना है जनाब। और ये हमारा मैक्सिकन डिश आज हमने बनाई है। अजमल शाह साहब आप अपना इंस्टाग्राम बताएं जहाँ पे आप अपनी रेसिपीज़ वगैरह लगाते हैं, ताकि जो अजमल शाह शेफ। ओके, अजमल शाह शेफ के नाम से आपका इंस्टाग्राम है। लवली जी, ये देख लें जी इसकी प्रेजेंटेशन, कैमरे को प्लीज़ दिखा दें। आपको थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा अजमल शाह साहब, इस तरफ ले आए ताकि हमारे देखने वालों को क्लियरली नज़र भी आ जाए। ज़बरदस्त जी। आपने इस पे चीज़ किया है? जी मैम, इस पे अभी चीज़ डाल रहे हैं। इसको अभी हमने बेक करना है। बेक करने के बाद सावर क्रीम एंड सालसा के साथ आपको सर्व किया जाएगा। ये
परफेक्ट। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अजमल शाह साहब कि आप तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ जी अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं लाहौर का जो मशहूर मकाम है कसरे नूर, उसमें बहबूद एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट मार्केट या बाज़ार या एग्जीबिशन आप कह सकते हैं, वो मुनक्किद हुआ है। इस इवेंट में जी मुख्तलिफ इलाकों से जो कारीगर हैं, हुनरमंद दस्तकार हैं, वो आए हैं। उन्होंने अपनी जो आर्ट पीसेज हैं उनको एग्जिबिट किया है। हमारी जो नुमाइंदा है नताशा रहमान वहाँ पे गई हैं, उन्होंने उस एग्जीबिशन का हाल देखा है। आप ये हाल देख के मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। वेरी गुड मॉर्निंग, मुझे कहते हैं नताशा रहमान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट फेस्टिवल में, और इस फेस्टिवल में आपको एक ही छत के तले तमाम अशिया दस्तयाब होने वाली हैं और पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट किया जा रहा है। आज यहाँ पर 100 से ज़ायद स्टॉल्स मौजूद हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि ख़वातीन के स्टॉल्स ज़्यादा हैं यहाँ पर, जिन्होंने मुख्तलिफ अशिया पर अपना काम किया है, अपना हुनर दिखा रही हैं। और यहाँ पर न सिर्फ ख़वातीन स्टॉल लगाकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि आने वाले जो हजरात हैं, आने वाले जो शहरी हैं, वो भी ख़वातीन के काम को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर कौन कौन से स्टॉल्स लगाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हमें दस्तयाब होने वाली हैं, वो तमाम डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं, साथ ही साथ कुछ शॉपिंग भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, अगर आपने ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आप चाह रहे हैं कि आपको मज़ेदार सा अचार, इमली की चटनी मिले, तो मैं एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर हमें ऑर्गेनिक चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो स्टॉल की ऑनर मौजूद हैं, खातून ही हैं, इन्हीं से बात करते हैं, पूछते हैं कितना अर्सा हो गया है काम करते हुए, क्या ऑनलाइन काम कर रही हैं या फिर स्टोर भी बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास और सारी ऑर्गेनिक ही हैं? जी 100% ऑर्गेनिक है, नो केमिकल्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। क्या कुछ मौजूद है, हमें बताएं आपके पास क्या क्या कुछ? मेरे पास ऑर्गेनिक ऑयल है और मास्क है, जिसमें राइस मास्क है और एक कॉम्बिनेशन मास्क है, और ये एप्रिकॉट स्क्रब है, और इसमें खाने के लिए मुझे भी यहाँ पर अचार भी नज़र आ रहा था, इमली की चटनी भी नज़र आ रही। बिल्कुल, इमली की चटनी और अचार जो है वो मैं घर में बनाती हूँ। वो मुझे इस तरह से माइंड में मेरे आया कि इमली की चटनी बाज़ार में कोई अच्छी अवेलेबल नहीं है, बहुत मीठी सी होती है, तो मेरे घर में बनती थी, तो फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे ये लेके आनी चाहिए बाज़ार में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बेस्ट रिस्पांस अचार का और इमली की चटनी का मिला है, और ऑलमोस्ट मेरी सोल्ड आउट है सब आज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ऑनलाइन काम है या फिर आप लोगों ने स्टोर भी ओपन किया? हम सोच रहे हैं स्टोर के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑनलाइन है, और रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। जो कस्टमर्स मेरे से चीज़ें ले रहे हैं वो मेरे परमानेंट कस्टमर बन गए हैं और वापस ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। ठीक है जी, अच्छी बात है। ख़वातीन भी आप मार्केट में हमें दिखाई दे रही हैं काम करते हुए और अपना बिजनेस कर रही हैं। तो कुछ और स्टॉल्स की जानिब बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या कुछ मौजूद है। नाज़रीन, अभी मैं उस स्टॉल पर मौजूद हूँ जो कि चीज़ें अब नायाब होती जा रही हैं। और अगर हम तांबे की बात करें तो तांबे के बर्तन अब बिल्कुल भी हमें मार्केट में दिखाई नहीं देते हैं। मेरे हाथ में ये जो एक प्लेट है, इसके ऊपर फैज़ अहमद फैज़ की तस्वीर बनी हुई है और तांबे की अशिया को प्रमोट किया जा रहा है। पुराने ज़माने में क्या कुछ मौजूद होता था, ये देखें, ये इतनी बड़ी देचकी भी मौजूद है तांबे की, और अगर हम मार्केट में जाएँ तो ये चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है तांबे के बर्तन बनाने वाले अब जो कारीगर हैं वो भी मौजूद नहीं होंगे, कोई इक्का दुक्का ही मौजूद होंगे। लेकिन नौजवान एक ऐसे मौजूद हैं जो कि इस तांबे की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, कैसे ख्याल आया? यंगस्टर्स का तो माइंड ही नहीं होता, उनको होता है कि हम लैपटॉप्स के साथ काम कर लें, टेक्नोलॉजी के साथ खेल लें। तो ये पुराने ज़माने की चीज़ें इकट्ठी करने का क्रेज़ कहाँ से आया? अच्छा जी, मेरा अपना जो ताल्लुक़ है वो अंदरून शहर से है,
तो अंदरून शहर में जब मैंने अपना बचपन गुजारा तो वो कल्चर एक हेरिटेज एक बिल्कुल अलग है। और हमने जब लाहौर विरसा बनाया 2018 में तो हमें पता चला कि यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं। बहुत से क्राफ्ट्स हैं, बहुत से आर्ट हैं, चाहे वो परफॉर्मिंग आर्ट है, टेंजिबल या इनटेंजिबल हमारा कल्चर है। तो हमने इनटेंजिबल कल्चर के साथ साथ जो हमारा टेंजिबल कल्चर था जिसमें ये बर्तन आते हैं, फिर ये जो कारीगरी आती है, उन पे भी काम शुरू किया। ये बताएं आप कि ये सारी चीज़ें कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अब तो मार्केट में हमें दस्तियाब ही नहीं होती हैं। कैसे ढूंढते हैं, कहाँ से मिलती हैं? अच्छा जी, ये बहुत ही मुश्किल काम है और हम ये करते हैं कि सादा बर्तन लेते हैं पुराना, ठीक है, वो आज भी हमें मिल जाता। लोग कहते हैं जी हमारी दादी का सामान पड़ा है, हमारी नानी का सामान था, तो वो सादा बर्तन लेके हम लोग पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी हमें मिल जाता है उस पर फिर हम ये काम करवाते हैं। अच्छा, ये एंटीक का काम, इसके ऊपर, इस बर्तन के ऊपर काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, तो कारीगर कहाँ से आपको मिलते हैं? कोई पुराना कारीगर आपके पास है जो काम कर रहा है अभी? जी हाँ जी, अंदरून शहर के अंदर हमारे पास अभी भी 3 से 4 कारीगर हैं जो कि चित्राई का काम कर रहे हैं और वो एक आखिरी नस्ल है। उसके बाद नई जनरेशन ने ये काम नहीं सीखा, तो हमारे साथ 2 एसोसिएट हैं, उस्ताद जमील हमारे साथ हैं जो कि इस काम के आखिरी उस्ताद हैं। इसके ऊपर बड़े एंटीक के साथ काम किया गया है, बड़े नफासत के साथ काम किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी हैवी भी है, लाइट वेट नहीं है, ये बहुत भारी है, इसको उठाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ और चीज़ें आपके पास, कोई पुरानी, ये भी बर्तन, ये इसमें पानी पिया जाता था? ये एक छन्ना है, बाउल है, इसके अंदर सर्विंग होती होगी सालन वगैरह की जो भी है, लेकिन आप इस पर काम देखें, ये वही डिज़ाइन, वही पैटर्न और वही टेक्निक है जो आज से 400 साल पहले थी। और ये इसके ऊपर बर्ड्स बने हुए हैं, फ्लावर्स बने हुए हैं और इन पे काम करना इंतहाई मुश्किल है और बड़ा वो कहते हैं ना पंजाबी में ओखा काम है, बहुत ही औखा काम है। इसी वजह से नई जनरेशन ने काम नहीं सीखा और इसकी अप्रिसिएशन या लोग जो हैं इसके पैसे भी नहीं देते। तो अगर हमें हमारी सीएम साहिबा मरीम नवाज, उन्होंने भी एक ग्लास पकड़ा होता है, वो पीतल का या तांबे का शायद होता है, तो वो क्या वो भी कोशिश कर रही है शायद इसको प्रमोट करने की? नहीं जी, ज़रूरी इस टाइम मेरा ख्याल है कि एमरजेंसी तौर पे एक्शन लेना चाहिए इस तरह के आर्ट और क्राफ्ट को बचाने के लिए। और मेरी अपनी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, ख़ासकर सीएम साहिबा से, कि वो जो हमारे ख़त्म होते आर्ट क्राफ्ट्स हैं उनको बचाने के लिए कुछ सख्त किस्म के और इम्पोर्टेंट किस्म के इक़दाम करें जिनसे हमारा जो हुनर आर्ट है वो बच जाए। ठीक है जी, बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आर्ट और क्राफ्ट को और अपनी सकाफ़त को बचाने के लिए काम करें। कुछ और स्टॉल्स पर चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या कुछ लगाया हो। यहाँ पर कुछ ख़वातीन हमें शॉपिंग करती हुई भी दिखाई दे रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि एक ही छत तले तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, एक ही छत तले तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं, कैसा लग रहा है? पाकिस्तान की सकाफ़त को प्रमोट किया जा रहा है, ख़वातीन को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा एफ़र्ट है कि आप इधर वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं और बहबूद वैसे भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इस चीज़ को बहुत अरसे से प्रमोट करता चला आ रहा है और अब वो उसको एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्रीव्यू को और अब दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ हॉस्पिटल जिसके लिए उन्होंने ये स्पेशली इधर लाहौर में ये एफ़र्ट किए। पहले आते ये उनकी पहली एग्ज़िबिशन है इधर और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ख़वातीन आ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं और ख़वातीन को तो वैसे ही मौका चाहिए होता है, बहाना चाहिए होता है कि वो आएँ और शॉपिंग करें। तो मैं भी आज यहाँ से कुछ ना कुछ बाय करके जाऊँगी ताकि मैं भी इस मौके से फ़ायदा उठा सकूँ, साथ ही साथ काम भी हो जाए और साथ ही साथ जो शॉपिंग है वो भी हो जाए। फेस्टिवल में ना सिर्फ लाहौर से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बल्कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ से भी ख़वातीन आई हैं और अपने कारोबार को, अपनी सकाफ़त को प्रमोट किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड की जाए। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई हैं ये बताएं और क्या बिज़नेस है? कपड़ों के अलावा भी कोई काम है आपका? जी, मैं कश्मीर से आई हूँ, आज़ाद कश्मीर, और शॉल्स का बिज़नेस है हमारा, ठीक है। और माशाल्लाह से बहबूद इवेंट पे आए और लाहौरियों के पास आके बड़ा अच्छा लगा, अच्छा रिस्पांस मिला हमें यहाँ। क्या लाहौरी वाकई ज़िंदा दिल लोग हैं, ठीक है, उन्होंने इतनी बहस नहीं की, लेकिन यह है कि अच्छी चीज़ हम लोग वहाँ से लाएं जिसकी पहचान है यहाँ लोगों को। क्या कुछ लेके आई हैं आप? एक कैप तो मैंने भी पहन रखी है, तो ये कौन सी कैप है, हमें थोड़ा सा बता दें इसके बारे में। जी, ये जो कैप है ये इसको कहते हैं कानी,
ठीक है। ये सारा काम वुडन स्टिक के साथ किया जाता है श्रीनगर में, ओके। और ये टोटली हैंडमेड कैप है। इसकी क्या प्राइस है? ये 3000 की सिर्फ कैप है। और इसके अलावा आपके पास क्या है? शॉल्स हैं, शर्ट्स हैं, ये ड्रेसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सूट्स हैं, सारे शॉल्स हैं। हमें छोटे जो कारोबार करने वाले हजरात हैं या ख़वातीन हैं उनको भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सकाफ़त है। पाकिस्तान की सकाफ़त को प्रमोट ना किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ और स्टॉल्स पर चलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ लोगों को दस्तयाब है। तो आइए हमारे साथ। जहाँ पर हमें ख़वातीन के स्टॉल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर मुझे एक नन्ही सी बच्ची भी दिखाई दी है जिसका स्टॉल है हेयर ऑयल का। मैं खैर उस बच्ची को देख के बड़ा हैरान हुई कि बच्चे तो स्टडीज़ करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन ये बच्ची यहाँ पर अपना स्टॉल लगा कर और अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रही है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हफ्सा नूर। हफ्सा, ये बताइएगा क्या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, और आपकी एज में तो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हो आप? पहले ये बताओ। मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती हैं, कौन सी क्लास में? 4 में। तो इतनी छोटी सी एज में अपना कारोबार, अपना बिजनेस करने का आइडिया कहाँ से आया? मुझे ये सारा मम्मा ने मोटिवेट किया, और काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेन आती है कि उनको ऑर्गेनिकली कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता हेयर फॉल का। उसके लिए हमारे पास हेयर ऑयल्स है। तो हेयर फॉल तो मुझे भी बहुत होता है। हेयर फॉल के लिए हमारे पास कोकोनट बेस है। अच्छा, तो मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर मेरे बाल उतरना बंद हो जाएंगे? उतरना बंद हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ वो ख़रीद रहे हैं बल्कि अपने स्टॉल पर भी मौजूद हैं और अपना बिज़नेस कर रहे हैं। और यकीनन अगर आप छोटी सी एज से कोई काम करना शुरू कर जाते हैं तो आप जब यंग होते हैं तो आपका बिज़नेस अच्छे लेवल पे जाता है। तो कुछ और स्टॉल्स की तरफ चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। आइए हमारे साथ। ख़वातीन हो और ज्वेलरी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ज्वेलरी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है और सजने संवरने के लिए ज़ेवरात होना ज़रूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर ज्वेलरी के स्टॉल्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको ख़वातीन ही रन कर रही हैं और उनकी ऑनर भी हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं कि ज्वेलरी कहाँ से लेती हैं, ख़ुद बना रही हैं या फिर इनका अपना बिज़नेस है, ऑनलाइन स्टोर, क्या कहना चाहेंगी ये बताइएगा। सबसे पहले तो ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगी? मेरे ख़्याल में ख़वातीन को जो हमारी जिस किस्म की सोसाइटी है और उसमें जिस किस्म की कंडीशंस हम फेस कर रहे हैं, ख़वातीन को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज अब वो वाला टाइम नहीं रह गया कि एक बंदा कमा रहा है और सारे खा रहे हैं। एवरीबडी शुड अर्न। ये बताइएगा ज्वेलरी में हमें क्या कुछ मिलेगा? गोल्ड, सिल्वर, क्या? और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कितने एग्जाम आपके पास मौजूद? हम आर्टिफिशियल में डील नहीं करते, हम स्टर्लिंग सिल्वर में डील करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी ऑफ जेम्स यूज़ करें, बेहतरीन क्वालिटी ऑफ मैज़नाइट डायमंड्स यूज़ करें। डिज़ाइंस में मेरी कोशिश ये होती है कि हर वो डिज़ाइन जो पाकिस्तान में इस वक्त डायमंड्स एंड गोल्ड्स में अवेलेबल है वो स्टर्लिंग सिल्वर में भी अवेलेबल और अफोर्डेबल रेंज में हो। तो आप ऑनलाइन आपका स्टोर है या फिर वैसे ही आपका फिजिकल भी स्टोर है? हम फिजिकली बहुत सारे फैशन हाउसेस हैं जिनमें हम स्टॉक कर रहे हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन भी डील करते हैं और हम एग्जिबिशंस बहुत लगाते हैं, सो पीपल कैन कम एंड सी एंड फील द ज्वेलरी। थैंक यू। बिल्कुल, ख़वातीन को प्रमोट करने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद होते रहना चाहिए और यहाँ पर मैंने भी अपने लिए कुछ ना कुछ लिया है। थोड़ी सी शॉपिंग मैंने ज़रूर की है क्योंकि मुझे भी यहाँ पर चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स मुझे पसंद आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हाथ की बनी जो दस्तकारियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे लिए तो वैसे ही पाकिस्तान की सकाफ़त को प्रमोट करना एक अच्छी बात है। तो यकीनन ऐसे इवेंट्स का इनेकाद सबके लिए बेहतरीन है, ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन के लिए भी सबसे बेहतरीन है और साथ ही साथ हमारे मुल्क की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अभी हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से एक नई स्टोरी के साथ, एक नई जगह पर, एक नए इवेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।